Hello students, you all are welcome to the wonderful platform of MK Gen classes and here I am your biology educator पूनम धीमन। और बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बेटा यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ। डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया था, मीन्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ हम लोगों ने सेलिएंट फीचर कर लिए हैं, 3D स्ट्रक्चर हमने डीएनए का कर लिया। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाना नहीं था इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि आप 11th में बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हो। बट स्टिल बायो हैज़ नो लिमिट्स एंड स्काई इज़ द लिमिट। समझाते जाओ समझाते जाओ समझाते जाओ और टॉपिक इलेबोरेट हो जाता है। और बेटा आज का जो हम लोगों ने करना है, अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है, विल स्टार्ट विद दी सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि बेटा अभी इस चैप्टर के अंदर भी मुद्दा क्या रहने वाला है, हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। इनहेरिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या था, जीन। जीन किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए। तो डीएनए का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। फिर डीएनए इनहेरिटेंस में हेल्प कैसे कर रहा है, डीएनए क्या है, मतलब जीन जो है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन किस चीज़ का बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है डीएनए के अंदर, जीन के अंदर, मतलब यू कैन से डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो उसको कैसे डिकोड करके और कैरेक्टर्स बनाता है। क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है ना बेटा, हमारी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज हिडन इनसाइड दी डीएनए। हमारा भी जो ईच एंड एवरी सेल के अंदर जो डीएनए है ना बेटा, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटी 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 जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है उनको हम बोलते हैं जीन। और वो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोगों में कैरेक्टर्स आते हैं। कहाँ से मिले हमें ये जीन, ये इनहेरिट होके आए हैं हमारे पेरेंट्स से। तो कुछ एक पेरेंट्स से, कुछ दूसरे से, कुछ उनके कॉम्बिनेशंस बन गए नए। तो हमारी बॉडी में आने के बाद क्या होगा, ये जीन्स एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैरेक्टर्स बनाएंगे। इन जीन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारी बिल्ड कैसी होगी, मतलब हर 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 एक फीचर, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारे मसल्स कैसे होंगे, है ना, हमारा बॉडी शेप, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ योर बॉडी इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन दी क्रोमोसोम्स। समझ में आ गए। तो अब ये जो डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, मींस डीएनए इज कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर्स, कि हम कैसा बनने जा रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। अब डीएनए उस इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे उस इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। तो डीएनए क्या है बेटा, ये अभी जो सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस वॉटसन एंड क्रिक जो पढ़ा है ना, उसी वाला क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि डीएनए से क्या होता है, डीएनए से होता है बेटा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे होता है, सेंट्रल डोगमा क्या बताना चाह रहा है, कि जो भी हम हैं, हम जैसे भी दिख रहे हैं, हम जैसे भी बने, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी डीएनए पे। तो वो डीएनए हमें कैसे बना रहा है, वी आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली हमारा जो, आपको पता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी, उनको तो आप सेल बोलते हो। हमारा जो बॉडी का बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन बिल्टअप कर रहा है, प्रोटीन्स के बनी हुई है ईच यूनिट। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब वो प्रोटीन कैसे बने। देखो बेटा, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है बॉडी में, दैट इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो डीएनए एज इट इज, इसके पास इंफॉर्मेशन है इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स। ये अपनी इंफॉर्मेशन को एज इट इज प्रोटीन में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हमारी कौन सेल कैसी हैं, हमारा वैसा ही, मतलब वैसे ही कलर की, या हमारे अंदर मेलानिन कैसा बन रहा है, मेलानिन, हर चीज़ अल्टीमेटली है क्या, प्रोटीन। कैरेक्टर्स किस चीज़ के बने हुए हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन कौन बना रहा है, प्रोटीन कैसे बनने चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास। तो डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। तो डीएनए को पहले इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, उस इन्फॉर्मेशन को, इस डीएनए को, उस इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी बनानी पड़ती है। उस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए।
डीएनए, देखो डीएनए अगर अपनी ही कॉपी बनाएगा, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर यही लिखा हुआ है ना, तो डीएनए अगर अपनी ही कार्बन कॉपी बना रहा है बेटा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए को जब एक्सप्रेस करना है, कैरेक्टर्स बनाने हैं, तो डीएनए पहले अपनी इंफॉर्मेशन को किसको हैंड ओवर करेगा, वो अपनी एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा, यहाँ पे दिस इज दी मैसेंजर आरएनए। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह का मैसेंजर है, जिसने यहाँ से इंफॉर्मेशन दी और आगे पास ऑन कर दी। तो डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का बनना, मतलब डीएनए से उसी की कार्बन कॉपीज बनना इज रेप्लिकेशन, लेकिन डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसने क्या किया, डीएनए से इंफॉर्मेशन ली और इसको किसको दे रहा है आगे जाके, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को। वहां से ये क्या बना देगा, क्या बन जाएंगे, प्रोटीन्स, और प्रोटीन से क्या आ जाएंगे, कैरेक्टर्स। तो ट्रांस एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। क्यों है यूनिडायरेक्शनल, डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन हैंड ओवर की टू दी आरएनए, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को फिर आगे क्या किया, उसने उसकी प्रोसेसिंग करवा दी और उससे क्या बन गए, प्रोटीन्स। क्या प्रोटीन से हम दोबारा डीएनए बना सकते हैं, अगर ये बाई डायरेक्शनल होती तो हम प्रोटीन से दोबारा डीएनए बना सकते थे, नहीं बना सकते। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, तो हमारे डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के जो छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं, वो क्या है, क्या कोड करेंगे, उनको हम छोटे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन, और वो जीन कोड करते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स। तो कैसे कोड करते हैं, जीन क्या है, डीएनए, डीएनए पहले अपनी इंफॉर्मेशन की ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, वो ट्रांसक्रिप्ट क्या बनेगी, मैसेंजर आरएनए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उससे आगे क्या बनेंगे, वो मैसेज आगे जाएगा और उस मैसेज के बेस पे ही क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। तो इंफॉर्मेशन डीएनए से कि प्रोटीन बनने हैं, कौन लेके गया है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हैंड ओवर हुई है। तो मैसेंजर आरएनए इज एक्टिंग एज अ मैसेंजर हियर, जिसने डीएनए से इंफॉर्मेशन लिया और इधर हैंड ओवर कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज नोन एज ट्रांसलेशन। वैसे ये सभी की सभी प्रोसेसेस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, हमें रेप्लिकेशन को भी इन डिटेल पढ़ना है, हमें ट्रांसक्रिप्शन को भी पढ़ना है और हमें ट्रांसलेशन को भी पढ़ना है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर आगे घुसते चले जाएंगे तो इन प्रोसेसेस के साथ डील करेंगे। तो बेटा ये था सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन, जो किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। हम हर इंसान, इंसान नहीं मुझे बोलना चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म जिसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उसके अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे ही होता है। डीएनए कमांड देगा, उससे क्या बनेगी, एमआरएनए, एमआरएनए की कमांड पे क्या बनेगा, प्रोटीन्स। अब कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इंस्टेड ऑफ डीएनए आरएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। और मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मोस्ट ऑफ दी, चलो मैं सारे नहीं कहूँगी, कि डी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इन ऑल दी वायरसेस। नो बेटा, वायरसेस में, क्योंकि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्यू वायरसेस बट नॉट इन ऑल। इस चीज़ को एक तो सबसे पहले ध्यान में आप अपने डालिए। तो रिवर्स सेंट्रल डोगमा ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ये कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पे, जहाँ पे वेयर देयर इज आरएनए एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल, वो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे है, कहाँ पे होता है, फ्यू वायरसेस। देखो मैंने पहले ही लिखा है फ्यू वायरसेस, साथ में आप नोट डाल के लिख लो, नोट ऑल। कुछ वायरसेस के अंदर ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस है ना, उसके अलावा कोरोना वायरस। तो ये मैंने एग्जांपल्स भी लिख दी। इन कुछ वायरसेस में इंस्टेड ऑफ डीएनए आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना बेटा, दैट इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो ना, क्या इंफॉर्मेशन, घबरा तो नहीं गए, बहुत टेक्निकल तो नहीं लग रहा, इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की नहीं,
कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, भाई जीन के अंदर क्या है, हमारे कैसे कैरेक्टर्स बनेंगे, वो इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है, कैसे जीन्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से जो जीन चाहता है वैसे ही प्रोटीन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, बस उसको, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को, स्टेप बाय फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, देखिए अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो क्या होने वाला है, अब आरएनए के पास जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए मैं आपको पहले ही बता रही थी, वैसे अगले लेक्चर में ये आने ही वाला है कि आरएनए जो है ना एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू डीएनए। आरएनए एक तो हाईली अनस्टेबल है, यहाँ पे लिख देती हूँ आरएनए की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आरएनए एक तो अनस्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए, ईजिली म्यूटेटेड, इसमें म्यूटेशंस बड़ी जल्दी जल्दी, मतलब ईजिली नहीं, ऐसे लिखिए फास्ट म्यूटेशंस, क्या हो सकती हैं, फास्ट म्यूटेशंस। इसके अलावा हाईली रिएक्टिव। इन सब चीज़ों की वजह से, एक तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जल्दी जल्दी उसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं, हाईली रिएक्टिव है, तो इन सब की वजह से जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है बेटा, क्या वो हमेशा एज इट इज़ रहेगी। अब कोरोना वायरस को याद करो, कोरोना का बड़ी जल्दी जल्दी म्यूटेंट्स आ रहे थे ना, पहले एक कोरोना वायरस आया, थोड़ी देर के बाद उसका अल्फा स्ट्रेन आ गया, बीटा आ गया, डेल्टा आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ये सभी क्या थे, स्ट्रेन्स, अलग अलग फॉर्म्स थी कोरोना वायरस की। कैसे आ रही थी कोरोना वायरस का, जो उसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए, वो आरएनए बार बार म्यूटेट हो रहा था और एक नई तरह का वायरस बन रहा था। तो उसी के ये जो म्यूटेंट्स बन रहे हैं कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेशन के बाद, उनका हमने ये नेम रखे थे, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो वो उसके क्या थे, म्यूटेंट फॉर्म थी। क्योंकि आरएनए बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन, म्यूटेशन का मतलब चेंज इन दी जेनेटिक मेकअप, तो वो जो जीनोम है उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। तो अपने जीनोम को प्रिजर्व रखने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व रखने के लिए ये क्या करता है, ये आरएनए क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को किसके पास हैंड ओवर कर देता है, पहले ये आरएनए अपनी इन्फॉर्मेशन से क्या बना के रख लेता है, डीएनए। इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी कि भैया मैं तो म्यूटेट हो सकता हूँ कभी भी, तो प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन को संभालो, तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है डीएनए के पास। अब ये प्रोसेस क्या हुआ, पहले आपने क्या देखा था, पीछे क्या देखा था बेटा हम लोगों ने, डीएनए से आरएनए बन रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। वो प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस क्या होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, उन्हीं में होती है जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिनके पास है, उनके पास इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए एक एंजाइम भी होता है, उस एंजाइम का नेम होता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस एंजाइम की वजह से आरएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए। ठीक है, चलो इन्फॉर्मेशन तो मेरी स्टोर हो गई, अब मैं बेफिक्र हो गया। लेकिन अब जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन बनाने हैं, मतलब मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को का एक्सप्रेशन करना है, तो जब भी जो जीन, जो आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो इन्फॉर्मेशन अब हमें क्या करने है, उससे प्रोटीन बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे, इन्फॉर्मेशन इसने किसको दी, डीएनए को, तो डीएनए भी पहले क्या बनाएगा, डीएनए बेटा सबसे पहले बनाएगा, डीएनए भी दोबारा बनाएगा पहले आरएनए, और आरएनए, आरएनए से फिर फर्दर आगे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। अगेन प्रोसेस कौन सी लगेगी यहाँ पे, ट्रांसलेशन। देखो हुआ क्या है, आरएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, आरएनए ने इन्फॉर्मेशन को यूज करके क्या बना लिया, डीएनए में उसको बना के रख लिया। तो जब भी ये प्रोटीन बनाने हैं, तो ये वाला डीएनए दोबारा पहले आरएनए बनाएगा, जैसे पीछे चला है सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से फिर क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये फ्लो कैसा है, बाई डायरेक्शनल। वहां तो सिर्फ डीएनए से आरएनए बना था, यहाँ पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से दोबारा क्या बनेगा, आरएनए। तो इट इज बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था, दिस वॉज प्रपोज्ड बाय टू फेलोज, जिनके नेम थे बेटा टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर।
तो मेन कंट्रीब्यूशन क्योंकि टेमिन का था, तो इस सारे के सारे फिनोमिना को हम और क्या बोल देते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ इंफॉर्मेशन को हम और क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज टेमिनिज्म। और कहाँ पे उसने प्रपोज किया था, इन वायरसेस कैरिंग RNA एज जेनेटिक मटेरियल। उन वायरसेस में इसने डिस्कवर किया था सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, जहाँ पे वायरसेस के अंदर क्या था, RNA वाज द जेनेटिक मटेरियल। और ऐसे वायरसेस को हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं बेटा, RNA वायरसेस। तो RNA वायरसेस में डिस्कवर किया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, इसीलिए हम इस फिनोमिना को बोलते हैं टेमिनिज्म। तो ये क्या था, जहाँ पे DNA जेनेटिक मटेरियल होगा सेंट्रल डोग्मा, और जहाँ पे RNA जेनेटिक मटेरियल होगा तो सेंट्रल डोग्मा रिवर्स भी चलेगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। दैट्स इट। अब इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं, DNA का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, DNA कैसे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन करता है, कि DNA के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हैंड ओवर करता है, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब आप आ जाइए DNA पैकेजिंग पे। अब DNA पैकेजिंग पढ़ने से पहले बेटा, अब चलो पहले तो अब DNA पैकेजिंग स्टार्ट कर लेते, फिर एक मुद्दा आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अब पैकेजिंग ऑफ DNA, और किस में पढ़ा रही हूँ, पहले प्रोकैरियोट्स में। क्या प्रॉब्लम हो गई मैम DNA की पैकेजिंग में? देखिए बेटा, अगर मैं बात करती हूँ, सपोज कीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोट का मैंने एग्जांपल ले लिया, से आई एम टॉकिंग अबाउट ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर मैं DNA की लेंथ की बात करूँ ना, लेंथ ऑफ DNA पता है कितनी होती है, इट इज़ 1.36 mm। एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस या साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कुछ भी लिख लीजिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो वैसे होता नहीं है यहाँ पे, या साइज ऑफ द न्यूक्लियोइड, वो कितना होता है, कुछ माइक्रो, या आप साइज ऑफ द सेल ही लिख लीजिए ना, न्यूक्लियोइड हम क्यों लिखे, लिख लीजिए साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल is approximately of the order of micrometers। किस में होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया या कोई भी प्रोकैरियोट लो, मैंने यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया की बात की है, ई कोलाई बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अगर उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल, DNA जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे। अब वो जेनेटिक मटेरियल की अगर उस DNA की मैं लेंथ देखूँ ना बेटा, ये मेरे पास लेंथ कितनी आती है, 1.36 mm। और ये याद करनी, ये भी कैलकुलेट भी करनी सिखाऊंगी, क्योंकि NCERT के अंदर दी हुई है। अब इतना बड़ा DNA है, और इसको कहाँ पे बैठा हुआ है ये DNA, बैक्टीरिया की ये है सेल, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है बेटा, ये है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA। तो इतने बड़े DNA को जो मिलीमीटर्स में है, मिलीमीटर बड़ा होता है कि माइक्रोमीटर, आप सबको पता है ये बड़ा होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर में 10⁻⁻³ माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶। सेल छोटा रह गया और जो चीज़ इसके अंदर डालनी है वो बड़ी हो गई। जैसे आप सूटकेस में कपड़े पैक करते हैं, सूटकेस की कैपेसिटी है 10 क्लोथ्स रखने की, आप भरना चाह रहे हो 20, तो कैसे करते हो, उसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर करके टाइटली उसको ऊपर बैठ के हम लोग सूटकेस को बंद करके किसी तरह मैनेज करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियल साइज, सेल का साइज है छोटा, माइक्रोमीटर्स में है, और ये कितना है, DNA का लेंथ किस में है, मिलीमीटर्स में है। तो जो चीज़ अंदर रखनी है वो बड़ी है और सेल क्या है, छोटी है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर DNA को हमें सेल के अंदर रखना, और रखना पड़ेगा, प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, क्या होता है ना, DNA होता है, पर इतना बड़ा DNA मैम उस सेल के अंदर कैसे पैकेज हो गया, ये पैकेजिंग ही आज हमने करनी है, इसी को हम बोलते हैं DNA पैकेजिंग। और वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इन प्रोकैरियोट। वो सब पढ़ने से पहले हम एक क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं कि 1.36 mm मुझे कैसे पता चली लेंथ ऑफ दी, किधर गया, हाँ हियर इट इज। तो लेंथ ऑफ DNA मुझे कैसे पता चली। देखो बेटा, हमारी NCERT का जब चैप्टर शुरू हुआ था ना, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये जो टॉपिक शुरू होता है, उसी से बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो वहाँ पे ना हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के क्या दिए हुए हैं, ओरिजिनल, क्या कैसा क्या ऑर्गेनिज्म है, चलो मैं लिख देती हूँ फिर बात करती हूँ। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म उन्होंने बात की है बेटा 5 × 174,
क्या है ये? दिस इज बैक्टीरियोफाज, ऐसे लिख देते हैं, बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज। पता है ना क्या होता है बैक्टीरियोफेज? फेज मीन्स वायरस, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो 5174 बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैसा है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए की, एक ही स्ट्रैंड है डीएनए की। और कैसा है वो डीएनए? दैट डीएनए इज सॉरी दैट डीएनए इज सर्क्यूलर। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है बेटा 5386 बेसिस। पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा सेकंड बैक्टीरियोफेज जिसका नेम है लैम्डा। लैम्डा दूसरा है हमारे पास लैम्डा फेज। और लैम्डा फेज के पास कैसा जेनेटिक मटेरियल है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और कैसा डीएनए है? लीनियर डीएनए है। इसके पास भी क्या प्रेजेंट है? 48502 बेसिस। यहाँ पे बेसिस नहीं है, यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट है। फिर एक और ऑर्गेनिज्म हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, उसका नेम है ई कोलाई। ई कोलाई के पास कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा? इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और कैसा डीएनए है बेटा वो? दैट इज़ सर्क्यूलर। और कितने बेस पेयर्स होते हैं ई कोलाई के डीएनए के पास? दैट इज़ 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। और फिर आ जाता है ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम भी कैसा बताया उन्होंने? हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम। हमारा जीनोम कैसा है? वी आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारे अंदर। और हमारा सारा डीएनए कैसा है? वी हैव लीनियर डीएनए। और हमारे पास कैसा? हैप्लॉइड जीनोम। हमारा हैप्लॉइड जीनोम, सिर्फ मैं एन लिख रही हूँ, वी आर डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जीनोम के पास कितने बेस पेयर्स हैं? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। ये इन्फॉर्मेशन ना हमारी एनसीईआरटी की है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, एनसीईआरटी का एज इट इज़ डाटा है। पर हमें इसका करना क्या है बेटा? ये डाटा हमें क्यों दिया गया है? इस डाटा को हम, एक तो ये डाटा याद करना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड थिंग, हमें इस डाटा को किस लिए यूज़ करना है? टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। हमारी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डीएनए। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ डीएनए, तो मैं क्या करूँगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर मेरे पास हैं तो उससे मैं उसको निकाल सकती हूँ। या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स या बेस पेयर अगर मुझे पता हो, या बेस पेयर्स मुझे पता हो, तो वहाँ से मैं डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? ये मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया था बेटा। देखो डीएनए का जब हमने 3D डायग्राम किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए की एक टर्न में, एक हेलिक्स के अंदर देयर आर प्रेजेंट 10 बेस पेयर्स और 2 कॉन्सिक्वेंट बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस था? दैट वाज 0.34 नैनोमीटर। लिख ले, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive बेस पेयर्स। कितना था वो डिस्टेंस? दैट वो 0.34 नैनोमीटर। दैट मीन्स 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नैनो का मीनिंग ये होता है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है? लेंथ ऑफ द डीएनए। अब हमें पता है ई कोलाई के पास कितने टोटल बेस पेयर्स हैं? ई कोलाई के पास है बेटा 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। और अगर इन बेस पेयर के हर दो बेस पेयर के बीच का मुझे डिस्टेंस पता है, इट इज़ यूनिवर्सल डिस्टेंस, ये हमें ऑलरेडी पता है, और नंबर ऑफ बेस पेयर हमें पता है, तो क्या हम लेंथ ऑफ डीएनए नहीं कैलकुलेट कर सकते? कर सकते हैं ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ ऑफ द डीएनए कितनी हो जाएगी हमारे पास? लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई कैसे कैलकुलेट करूं बताओ? सबसे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए? नंबर ऑफ बेस पेयर्स, या ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। बेस पेयर का मतलब समझते हो ना? कल का डायग्राम तो नहीं भूले डीएनए का? डीएनए की डबल हेलिक्स में दो बेसिस आते हैं ना इधर,
इधर एक उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो दो दो बेस पेयर होते हैं ना, हर एक वो जो लैडर का स्टेप है 2 बेस पेयर से बन रहा था। तो वो जो 2 बेस पेयर हैं वो जो 2 बेसिस हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं। तो कितने बेस पेयर हैं ई कोलाई के पास, देखो बेटा कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो हमें पता है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेसिस। अगर मैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बेटा लेंथ ऑफ द डीएनए आ जाएगी कि टोटल इतने बेसिस है और दो दो बेस के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो टोटल कितना लंबा हो सकता है डीएनए, आ गया मेरे पास। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, ये देखो हमने लिखा है अभी डाटा, इट इज़ 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.36 मिलीमीटर्स। तो ये रट्टा नहीं लगाएंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया। तो लेंथ ऑफ द डीएनए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें हमारे जीनोम में बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स भी पता है, तो न्यूक्लियोटाइड पता है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बेस होता है, तो उसको आप डबल कर दोगे तो हमारे पास मतलब वो जो जितनी न्यूक्लियोटाइड उतने ही हमारे पास कितने होंगे, बेस पेयर्स होंगे, लेकिन बेसिस डबल होंगे क्योंकि एक बेस पेयर के अंदर 2 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये भी न्यूमेरिकल आएंगे, मैं आपको वहाँ पे करवाऊंगी। तो लेंथ ऑफ द डीएनए कैलकुलेट करनी आ गई, तो आपको समझ में आया मैंने ये लेंथ कहाँ से लिखी थी, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो ये लेंथ मैंने कहाँ से लिखी बेटा, ये लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वहाँ से हमने लिखी। तो अब डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है, अब सबसे पहले बेटा जो डीएनए है इसका नेचर आपको पता है कैसा है, डीएनए इज हाईली एसिडिक इन नेचर। कैसा है, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। और दूसरा डीएनए के ऊपर क्या होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये 2 प्रॉपर्टी हमें यहाँ इसकी पैकेजिंग में काम आएंगी। ठीक है, हमने क्या करना है, डीएनए बड़ा है, सेल छोटा है जिसके अंदर इसको रखना है, तो हमें एक बड़ी चीज़ को क्या कराना पड़ेगा, कंडेंस, उसको श्रिंक कराना पड़ेगा, कंडेंस कराना पड़ेगा, मतलब उसको टाइटली पैक करना पड़ेगा ताकि वो कहाँ पे बैठ जाए आके आराम से बैक्टीरिया की सेल के अंदर, वो सेल उसको अकोमोडेट कर पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उनकी डीएनए की इन 2 प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, अगर डीएनए एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम पैकेजिंग कराते हैं, इसलिए नेचर में इसकी पैकेजिंग इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से किस चीज़ से करते हैं हम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो फॉर डीएनए पैकेजिंग, फॉर डीएनए पैकेजिंग, ध्यान रखना किसकी पैकेजिंग पढ़ रहे हैं आप, प्रोकैरियोट्स की। क्या होता है, वी यूज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्यों यूज़ कर रहे हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये क्या है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरा क्या है, दीज आर बेसिक इन नेचर। देखो डीएनए कैसा था, एसिडिक था, ये बेसिक है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके ऊपर क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह के जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं बेटा, उनका नेम क्या होता है, उनको हम बोलते हैं पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स। तो ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ लग जाते हैं और डीएनए को क्या करते हैं, अब डीएनए देखो एसिडिटी बेसिसिटी, उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, तो डीएनए को बड़े अच्छे से ये जो प्रोटीन्स है, और ये कैसे प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं पॉलीअमीन्स, इनकी हेल्प से इनको क्या कर दिया, ये प्रोटीन्स इनको क्या कर देते हैं, अच्छे से डीएनए को कंडेंस कर देते हैं। डीएनए की क्या बन जाती हैं, लूप्स। डीएनए जैसे ये डीएनए की एक लंबी ऐसे डीएनए की चेन है, उस डीएनए की चेन की क्या बना देते हैं, ऐसे लूप्स, ऐसे लूप्स। और लूप्स किसने बनाई, क्या प्रेजेंट है, हियर एंड देयर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये ग्रीन कलर के जो मैं डॉट लगा रही हूँ ये क्या है, इन्होंने डीएनए को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, कंडेंस करके उनकी क्या बना दी, लूप बना दी। तो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जब हम डीएनए को, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बेटा जब हम डीएनए को ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, ये है हमारे पास बैक्टीरियल सेल,
और बैक्टीरियल सेल के बाहर ये क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल में क्या होता है बीच में, यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीजोजोम इन फोल्डिंग ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा क्या, ऐसे डीएनए प्रेजेंट है, सेंटर में बना लो चाहे इसको, ये रहा जेनेटिक मटेरियल। अब इतना लंबा डीएनए ना ऐसे लूप्स की फॉर्म में यहाँ पे अटैच्ड है। और ये लूप किसने बनवाई, जो इनके पास प्रेजेंट थी नॉन हिस्टोन प्रोटीन ने इसको लूप्स की फॉर्म में बना दिया। तो जितने वॉल्यूम में वो अकोमोडेट हो गया, दैट वॉल्यूम इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो ये जो पूरी की पूरी ये जो जगह है, जितनी स्पेस के अंदर अब ये इतना बड़ा डीएनए जितने स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई हुआ है बेटा, दैट स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को आप न्यूक्लियोइड बोलते हो ना, तो न्यूक्लियोइड डीएनए नहीं होता, वो स्पेस होता है जिसने इसको अकोमोडेट किया हुआ है। और ये डीएनए क्या बन चुका है, इस डीएनए का क्या नेम होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा जीनोफोर। तो जब इसकी पैकेजिंग हो जाएगी तो डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन्स, कौन से, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, जीनोफोर। क्योंकि प्रोकैरियोट्स की पहचान क्या होती है, एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस के अंदर आराम से क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए पड़ा होता, बाहर एक बड़ी अच्छी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए अपने आप को कंडेंस करके लूप्स की फॉर्म में एक पर्टिकुलर स्पेस में पड़ा हुआ है, उस वॉल्यूम को, उस एरिया को, उस स्पेस को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये जो लूप की फॉर्म में कंडेंस हो गया है डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर। तो प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और बेसिक हैं, जो बिल्कुल डीएनए के ऑपोजिट है, इसीलिए बड़ी अच्छी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और इनका नेम क्या होता है, इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बेटा पॉलीअमीन्स। सॉरी। तो डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट समझ में आ गया। अब मेन मुद्दा हमारा नेक्स्ट आता है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट में क्यों करनी पड़ती है मैम पैकेजिंग, वहाँ पे भी बताऊँ अब क्या होता है यूकैरियोट में। लेंथ ऑफ डीएनए, जैसे अब हम अपने ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमन जीनोम, हम कैसे हैं बेटा, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो अगर अपने डीएनए की मेरे को लेंथ फाइंड आउट करनी है, ह्यूमन जीनोम क्या है, डिप्लॉयड है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, लेंथ ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम। सबसे पहले तो मेरे को लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। लेंथ कैसे निकालूंगी बेटा, हमारे जीनोम के अंदर टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, कितने हैं, आई हैव द टेबल, ये देखो। हमारे हैप्लॉइड जीनोम के अंदर तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, ये है हैप्लॉइड। क्योंकि हम डिप्लॉयड है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2, तो हमें कितने आ जाएंगे, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 2, दैट विल बिकम 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। इतने बेस पेयर हैं, और मुझे क्या निकालनी है, डीएनए की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये टोटल बेस पेयर हैं और एवरी 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3D में हमने पढ़ा था वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल में, दिस इज 0.34 नैनोमीटर है, लेकिन मैं नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ बेटा, मीटर्स में, तो इतना आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर्स। लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम कितनी है, हमारा डीएनए कितना लंबा है, 2.2 मीटर। कितनी लेंथ हो गई, एक दुपट्टा होता है ना, दुपट्टा लेडीज कैरी करती हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 2.25-2.5 मीटर के आसपास का होता है, तो बस उससे ही हल्का फुल्का थोड़ी लेंथ लगा लो। 2 मीटर 2.25 मीटर आप समझते हो कितना होता है, 2 मीटर्स मतलब 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस कितना हो गया, ये मतलब उससे भी प्लस है, ये 2.2 मीटर्स है। ये तो हो गई इतना बड़ा, मतलब हमारे पास इतना लंबा डीएनए हो गया। लेकिन वो डीएनए बैठा कहाँ हुआ है, हमारी एक सेल के अंदर। सेल तो हमें दिखती नहीं है विदाउट माइक्रोस्कोप, दिख भी जाए तो अभी और परेशानी, सेल में नहीं बैठा हुआ, सेल के भी एक बड़ी छोटी सी ऑर्गेनेली नेम एज न्यूक्लियस, वहाँ बैठा है। न्यूक्लियस तो सेल से भी छोटा है। व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर मैं बात करूँ
साइज ऑफ न्यूक्लियस की। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 मीटर के आसपास इसका डायमीटर है न्यूक्लियस का। 10⁻⁻6 मीटर, इसका मतलब समझते हो ना, 0.000001। इतना छोटू सा होता है न्यूक्लियस का रेडियस। इतनी छोटी जगह जो हमें दिख ही नहीं रही है नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप में भी जस्ट एक डॉट दिखती है ये न्यूक्लियस। इतनी जरा सी जगह में, इतनी छोटी सी स्पेस के अंदर हमें इतना लंबा 2.25 मीटर का डीएनए रखना है। रखना क्या रहता है हमारी सेल्स के अंदर, वहीं पे बैठा हुआ है। तो कैसे बैठा होगा? तो इतनी लंबी चीज़ की भी हमें क्या करवानी पड़ेगी? पैकेजिंग। तो पैकेजिंग हम कैसे करवाएंगे अब इसकी? यहाँ पे भी पैकेजिंग का क्या तरीका है? यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे प्रोटीन्स, लेकिन कौन से प्रोटीन्स? वी विल यूज़ दी फॉर पैकेजिंग क्या यूज़ करते हैं बेटा हम? हिस्टोन प्रोटीन्स। और वो हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं? 5 टाइप्स के। वहाँ कौन से प्रोटीन थे? नॉन हिस्टोन। ये कैसे प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। कितने हैं? 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन सी 5 टाइप्स हैं अभी बता देते हैं। एक तो है बेटा H1, फिर है H2A, फिर है H2B, फिर है H3, फिर है H4। तो एक हिस्टोन ये हो गया H1, एक हो गया H2A, H2B, H3 एंड H4। कितनी टाइप होगी? 1 2 3 4 5। तो 2 दो टाइप में मिलता है, 2A 2B, समझ गए? और 1 अकेला है, 3 अकेला है, 4 अकेला है। तो ये 5 हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इन दी पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और ये जो 5 हिस्टोन प्रोटीन है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये भी कैसे प्रोटीन्स हैं? बेसिक प्रोटीन्स हैं। और साथ में क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और क्या प्रॉपर्टी है? रिच इन, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर है इसीलिए हमें ये लिखने हैं। रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन अमाइनो एसिड्स। ये चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी का डेटा है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये 5 टाइप के जो हिस्टोन्स हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है बेटा? ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बेसिक प्रोटीन है। डीएनए कैसा है? एसिडिक है। तो पैकेजिंग करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी? जो से उल्टी नेचर की हो, बेसिक। तो ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है। डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इनके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। तो अपोजिट हो गए, बड़े अच्छे से पैकेजिंग कर लेंगे। साथ में इनका क्या प्लस पॉइंट है? दीज हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के ना। तो यहाँ पे दीज हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन 2 अमाइनो एसिड। इन हिस्टोन प्रोटीन के पास सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड कौन से हैं? लाइसिन एंड अर्जिनिन। क्या फ़ायदा है मैम इससे? लाइसिन और अर्जिनिन की जो साइड चेन्स है ना बेटा, दीज आर हाईली पॉजिटिवली चार्ज। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इनकी साइड चेन के पास, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव कैरेक्टर है ना बेसिक प्रोटीन्स का, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पैकेजिंग को और ज़्यादा क्या बनाता है? एफिशिएंट बनाता है। तो इन लाइसिन और अर्जिनिन क्यों? क्योंकि इनकी साइड चेन के पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जो इन हिस्टोन प्रोटीन को क्या बनाता है? मोर पॉजिटिवली चार्ज। और जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होंगे अमीनो एसिड, या जितने ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होंगे प्रोटीन्स, उतना ही ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट होगी पैकेजिंग। अब पैकेजिंग मैम होती कैसे है? अब पैकेजिंग बेटा कैसे होगी? ये जो 4 अमीनो एसिड्स हैं ना, ये वाले ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है, ये सारे के सारे ना बेटा डबल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच का मतलब समझ गए कि ये जो H2A है, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सारे के सारे क्या हैं? डबल नंबर में प्रेजेंट हैं। तो 4 ये हैं और सबकी एक एक और कॉपी प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। टोटल कितने हो गए? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ? H2A भी 2 मॉलिक्यूल है, H2B के भी 2 हैं, H3 के भी 2 हैं, H4 के भी 2 हैं। टोटल कितने हो गए? 8। और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? एक गोल बॉल बना देते हैं। कैसी? ये देखो बेटा, ये है H2A, ये है H2B, ये है H3, ये है H4। फिर एक
H2AB इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे। बात समझ रहे हो ना? वाइट वाला क्या है? H2A। एक इसके पीछे ये जो ग्रीन वाला बनाया है ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है H2A। ये वाइट वाला क्या है? H2B। ये जो इसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं देगा वो क्या है? H2B। अरेंजमेंट समझ गए ना? चार सामने हैं, चार इनके पीछे, तो H2A के पीछे H2A, H2B के पीछे H2B, H3 के पीछे ये वाला कौन सा है? दिस इज H3। H3 के पीछे ये वाला कौन सा प्रेजेंट होगा? इसी की कॉपी, एक और मॉलिक्यूल। ये कौन सा है? दिस इज H4। और H4 के पीछे भी क्या प्रेजेंट है? एक और H4। चार सामने, चार इनके पीछे। क्या बन गया? 8 यूनिट्स बन गई। 8 यूनिट जब इकट्ठी आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एन ऑक्टेमर। और ये ऑक्टेमर किसका बना है? इस 8 यूनिट के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेमर। इट लुक्स लाइक अ बॉल। और ये ऑक्टेमर किसका है? ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन्स। लेकिन इसमें आपने देखा है H1 की मैंने अभी बात नहीं की। ध्यान रखना है ऑक्टेमर के अंदर H1 नहीं होता। H2A, H2B, H3, H4 कि दो दो मॉलिक्यूल मिलके एक ऑक्टेमर बना रहे हैं। एक बॉल बन गई। अब इस बॉल के चारों तरफ क्या रैप हो जाएगा? अब इस बॉल के चारों तरफ बेटा क्या रैप हो जाएगा? ये एक बॉल बन गई। अब आएगी डीएनए और डीएनए इसके ऊपर ऐसे लिपट जाएगा, ऐसे। डीएनए क्या हो गया? इसके ऊपर रैप हो गया। कैसे? ये देखो बेटा, ये थी एक बॉल। इस बॉल के अंदर क्या प्रेजेंट थे? यहाँ पे प्रेजेंट था H2A, H2B, H3, H4। इनको लिख भी लीजिए, H2A, H2B और H3, H4। और सबके क्या है? दो दो मॉलिक्यूल एक एक इनके पीछे है। और ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर। तो ये क्या बन गया? ऑक्टेमर। और इस ऑक्टेमर के ऊपर अब ये आया डीएनए। डीएनए जो है अपने आप को उसके ऊपर ऐसे लपेट रहा है, ऐसे। डीएनए एक गोल बॉल है, जैसे बॉल के ऊपर हम एक धागा बांधने की कोशिश करें ना, ऐसे लपेटा है। तो 1.75 टर्न्स यहाँ पे डीएनए की आ जाती हैं। 1:3:4। कितनी? 1:3/4 टर्न ऑफ डीएनए इसके ऊपर लिपट जाती है, इस बॉल के ऊपर। और इसके अंदर डीएनए के कितने बेस पेयर? ये जितना डीएनए इसके ऊपर लिपटा है उस डीएनए की लेंथ की अगर बात करूं, उस डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 200 बेस पेयर जो हैं लिपट चुके हैं डीएनए के यहाँ पे। ये जो डीएनए की चेन है जितनी लिपटी है बेटा, इसके अंदर कितने बेस पेयर थे? 200 बेस पेयर। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसोम। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है ना, इस ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन के साथ क्या आके जुड़ जाएगा? डीएनए चेन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन, और इसके ऊपर क्या लिपट गई? डीएनए की चेन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम की क्या डेफिनेशन है? हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी हुई है। क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टेमर के आसपास लिपट गई है नेगेटिवली चार्ज डीएनए की चेन। और मजे से लिपट जाएगी क्योंकि ये सारा का सारा जो बॉल है, जो सेंट्रल कोर है, क्या है ये? न्यूक्लियोसोम की कोर। कोर किस चीज से बनी है? ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन से। जो हिस्टोन का ऑक्टेमर है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो डीएनए की चेन इसके ऊपर बड़े मजे से लिपटेगा ना डीएनए आके, क्योंकि डीएनए है नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन। बड़ा इजीली इसके ऊपर रैप हो जाएगा। हो गया। तो ये जो एक यूनिट बना है, इस पूरे एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, जिसका पिक्चर हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ बेटा। दिस इज द इमेज फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर लिखा हुआ है ना बेटा, इस हिस्टोन, ये जो गोल बॉल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? H2A प्लस H2B प्लस H3 प्लस H4। तो हर एक की दो दो यूनिट, तो सबके क्या प्रेजेंट हो गए? 8 यूनिट इन 4 हिस्टोन प्रोटीन्स की प्रेजेंट है। उससे बन गई गोल बॉल। और इस बॉल के ऊपर, इस कोर के ऊपर क्या लिपट गया? पिंक कलर का, ये देखो, डीएनए की चेन। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी न्यूक्लियोसोम। और ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है इसको हम क्या बोलते हैं? कोर। तो कोर किस चीज़ की बनी हुई है? हिस्टोन ऑक्टेमर की।
और जब इस कोर के ऊपर लिपट जाता है डीएनए तब ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, नाउ इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। और ये जो डीएनए लिपटा है बेटा, इस डीएनए के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर्स होंगे, 200 बेस पेयर्स लिपट गए हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए के, 200 बेस पेयर। अब क्या मैम पूरा डीएनए इसी पे लिपट गया, नहीं बेटा, 2.2 मीटर जितना लंबा है उसके अंदर बेस पेयर्स निकाल लो, देखो कितने होंगे, कितने सारे बेस पेयर। और हमने अभी लिखे भी तो हैं, कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। कोई एक ही न्यूक्लियोसोम पे थोड़ी लिपट जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी 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 बहुत सारी यूनिट्स होंगी, एक न्यूक्लियोसोम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ये यूनिट आपस में जुड़े होंगे। जैसे ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है बेटा, इसके ऊपर लिपटा हुआ है ऐसे डीएनए। ये है डीएनए ऐसे, फिर डीएनए इधर लिपट गया। अरे इतनी टर्न नहीं होती, गलती से मुझसे ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से डीएनए इसके ऊपर लिपट गया। अब ये जो डीएनए जो बीच में है डीएनए, ये तो हो गया एक न्यूक्लियोसोम, सेकंड न्यूक्लियोसोम, थर्ड, फोर्थ। तो न्यूक्लियोसोम 1, न्यूक्लियोसोम 2, न्यूक्लियोसोम 3, न्यूक्लियोसोम 4। अभी न्यूक्लियोसोम आपस में भी तो कनेक्टेड हैं। ये डीएनए जितना लिपट गया, बाकी बचा हुआ सेकंड पे। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, दिस डीएनए इज नोन एज द लिंकर डीएनए। अब मैम इसको और पैकेज कर दे तो मज़ा आ जाएगा। अब इसको पैकेज करने के लिए कौन प्रेजेंट है, ये देखो बेटा, H1 हिस्टोन। तो यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा H1 हिस्टोन प्रोटीन, एक क्लैंप की तरह एक्ट करता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ क्लैंप। ये क्लैंप की तरह यहाँ बीच में आ जाएगा, और जो लिंकर डीएनए ना इसको भी थोड़ा टाइटली बाउंड कर देगा। अदरवाइज ये लिंकर डीएनए तो लूज पड़ा हुआ है ना, तो इसको भी हल्का सा क्या कर देता है, कोयल कर देता है, जिसकी वजह से डीएनए और ज़्यादा टाइटली पैक हो गया है। गॉट इट। तो लिंकर डीएनए जहाँ पे भी आएगा, लिंकर डीएनए के साथ कौन अटैच होगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम समझ में आ गए। अब ये इतना बड़ा जो 2.2 मीटर का डीएनए था, वो लिपट लिपट के किस पे लिपट गया, हिस्टोन ऑक्टेमर पे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन गए। अब इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे बेटा, पता है कैसी इमेज दिखाई देगी, ऐसी, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये जो डार्क दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ना, बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग। कैसे अपीयर होगा अब ये डीएनए, कि ये एक ऐसे स्ट्रिंग है और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, देयर आर प्रेजेंट बीड्स। ये बीड्स क्या दिखा रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये बीच में ये लाइन जो चल रही है क्या है, लिंकर डीएनए। तो ये क्या दिखाई दे रही है, ये देखो, दीज आर दी बीड्स। ये क्या है, ये हैं बीड्स। तो ये लग रहा है ना, बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग, जैसे माला के अंदर मोती पिरोए होते हैं ना, तो बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग। ये देखो यहाँ पे, ये था बेटा डबल हेलिकल हमारा डीएनए। वो डीएनए क्या हुआ, ये आ गए हिस्टोन के ऑक्टेमर, ये हिस्टोन के ऑक्टेमर के ऊपर डीएनए लिपटना शुरू हो गया। तो दिस इज वन न्यूक्लियोसोम, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, अनदर। तो ऐसे क्या बनते जा रही है, न्यूक्लियोसोम। इन न्यूक्लियोसोम को अगर हम दूर से देखें तो ये कैसे दिखाई दे रही है, वन बीड, अनदर, 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 अनदर। तो बीड्स प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है जो क्या डिपिक्ट कर रहा है, बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग, कि न्यूक्लियोसोम इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। तो अब डीएनए क्या हो गया, बस मैम पैकेजिंग हो गई डीएनए की, नहीं बेटा, ये पैकेजिंग तो अभी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और ये पैकेजिंग क्या है अभी बताती हूँ आपको, इससे आगे। तो इस पैकेजिंग को अभी हम यहीं पे नहीं छोड़ सकते। अब ये पैकेजिंग क्या है, हमारे पास थी बेटा डीएनए डबल हेलिक्स। वो डबल हेलिक्स क्या हुआ, वो जुड़ गई किसके साथ, हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। कैसी अपीयरेंस आती है इसकी, बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग। और ये जो बीड ऑन दी स्ट्रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब इसका एक टेक्निकल नेम हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा हम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड्स बोलते हैं ना। अब ये क्या बन गई, क्रोमेटिन। बस ये क्रोमेटिन बन गई, वी आर ऑल ओके, नहीं। क्रोमेटिन तो कब पड़ी होती है, जब हमारी सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है। तो हमारे जो 46 क्रोमोसोम है ना, हर एक क्रोमोसोम की एक लंबी सी क्रोमेटिन, वो उलझे हुए धागे हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल एंटर करती है इंटरफेस में,
प्रोफेज के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है, डिवीजन के लिए तैयार करती है, तो क्या होता है आपने देखा है ना, मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा छोटे और सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं, मैक्सिमम थिकंड होते हैं, मैक्सिमम कंडेंस्ड होते हैं। ये डीएनए किसकी फॉर्म ले लेता है सेल डिवीजन के टाइम पे, मेटाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम इज दी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो वो डीएनए कैसे बना वो क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन का मतलब समझ गए, जो बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग बने हैं, ये क्रोमेटिन अभी क्या करेगा, ये है ऐसा क्रोमेटिन, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, बीड्स ऐसे। ये क्रोमेटिन अब क्या बनाएगा बेटा, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का मतलब समझते, ये जो ऐसी स्ट्रिंग थी ना, ये अब ऐसे लिपटनी शुरू हो जाएगी। ये जो न्यूक्लियोसोम वाली चेन थी ना, ये देखो, ये स्ट्रिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ये ऐसे अपने आप को एक सोलेनॉइड की फॉर्म में ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेगी। फर्दर कॉइलिंग हो गई ना, डीएनए इतना लंबा था, पहले इसको जगह जगह पे हमने कॉइल कर दिया, अब वो जो कॉइल करके स्ट्रिंग जो इतनी थी वो इतनी रह गई, इसको भी हमने क्या किया, इसको फर्दर कॉइल करना शुरू किया, मतलब ये फर्दर कॉइल होना शुरू हो गई। अब ये जो सोलिनॉइड है अपने ही ऊपर फिर कॉइल होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सोलिनॉइड फॉर्मेशन। इससे क्या बनेगा, सुपर सोलिनॉइड। मतलब अब ये है ऐसे सोलिनॉइड, मुझे थोड़ा समझाने के लिए बड़ा बना रही हूँ, पर इतना बड़ा ये होता नहीं है। अब कैसे बनाएं, समझ रहे हो, ये वाला जो सोलिनॉइड है ना, ये है एक सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड क्या कर रहा है, अपने ही ऊपर कॉइल हो रहा है। ये लो, ये हो गया सुपर सोलिनॉइड। ये जो सोलिनॉइड था ना, ये रहा ये सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड अपनी ही एक्सिस पे खुद पे कॉइल हो रहा है ऐसे, इसको हम बोलते हैं सुपर सोलिनॉइड। और इतना ज़्यादा हाईली कॉइल्ड हो जाता है, फिर ये क्या बना देता है, ये बना देता है बेटा क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड से क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स। ये होती है फाइनल पैकेजिंग। तो आपने कहाँ तक पढ़ी है, बीट्स ऑन दी स्ट्रिंग तक। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है ये सोलिनॉइड बनेगी, फिर इस सोलिनॉइड का सुपर सोलिनॉइड बनेगा, और इतनी कॉइलिंग करते 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 हम इसको क्या बोलते हैं, अब इसका नेम क्रोमेटिन से क्या पड़ गया, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड क्या होती है, पता है ना क्या होती है क्रोमेटिड, दिस इज वन क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन गए हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया क्रोमोसोम। अब एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ आपको, जब हमने डीएनए डबल हेलिक्स स्टार्ट किया था, डीएनए डबल हेलिक्स की मैंने कल 3D मॉडल में आपको डायामीटर बताया था, कितना बताया था, इट वाज 2 नैनोमीटर। ये जो डीएनए की डबल हेलिक्स है कितनी चौड़ी थी, जो डायामीटर था डीएनए डबल हेलिक्स का, दैट वाज 2 नैनोमीटर। और यहाँ पे जब आप क्रोमोसोम का अगर देखोगे ये डायामीटर, तो पता है कितना होता है, 1400 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर से वो 1400 नैनोमीटर बन गया, मतलब कितना मोटा हो गया समझो। कहाँ 2 नैनोमीटर, कहाँ 1400 नैनोमीटर। तो मैक्सिमम मोटा, जितनी थिकनिंग, जितना कंडेंस हो सकता था डीएनए हो चुका है। तो जो क्रोमोसोम होती है ना, इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ कंडेंसेशन। इसके फर्दर आप इसको, इसके बियॉन्ड आप और इसकी फर्दर कोइलिंग या फर्दर पैकेजिंग नहीं करा सकते। तो यहाँ तक तो बेटा ये नॉर्मल पैकेजिंग थी, लेकिन ये वाली जो पैकेजिंग हुई है ना, ये वाली पैकेजिंग, ये जो पैकेजिंग हुई है, ये थोड़ी हायर ऑर्डर की पैकेजिंग है, हायर डिग्री ऑफ पैकेजिंग है, ये बहुत हायर ऑर्डर की पैकेजिंग। और ये पैकेजिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, यहाँ तक तो क्या प्रेजेंट थे, हिस्टोन प्रोटीन। कौन से वाले हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2B, H2A, H3, H4, वो वाले। लेकिन जब ये हायर ऑर्डर की सोलिनॉइड से लेकर क्रोमोसोम बनने तक, यहाँ पे कुछ और हिस्टोन प्रोटीन की हमें, कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और वो प्रोटीन कौन से होते हैं, दीज आर नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम उनको, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। वो वाले नहीं है, प्रोकैरियोट वाले नहीं है ये बिल्कुल भी, ये यूकैरियोट वाले हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हिस्टोन के साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी अभी हायर ऑर्डर की पैकेजिंग के लिए इनके साथ शामिल हो जाते हैं, अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ आरएनए। कुछ आरएनए भी यहाँ पे हेल्प करता है, पर इनका अमाउंट बहुत थोड़ा होता है। अगर कभी भी पूछे डीएनए की पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, हिस्टोन ऑप्टिम, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हायर डिग्री ऑफ पैकेजिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की। ये देखिए बेटा, अब ये है हमारे पास फाइनल पिक्चर। अब एक बार इसको समझ लो, मीन्स आपकी डीएनए पैकेजिंग खत्म। ये था डीएनए का डबल हेलिक्स, ऐसे ही बनाया था कल हमने। देखो इसका डायमीटर कितना है, 2 नैनोमीटर।
डीएनए डबल हेलिक्स को हमने क्या करवाना है, कॉइल कराना है मैम, कंडेंस कराना है, क्योंकि इसको छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना है। ठीक है जी, इसकी कॉइलिंग स्टार्ट हो गई। कैसे हो गई, हमने हिस्टोन के ऑक्टेमर्स बनाए जिनको हम कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, उसके आसपास ये डीएनए लिपटना शुरू हो गया, ये देखो लिपट गया, ये बन गए न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई दे रहे हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जैसे। अब ये जो स्ट्रिंग है ये देखो, ये सोलिनॉइड की फॉर्म में, ये देखो इससे क्या बनना शुरू हो गया, सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड खुद पे कॉइल हो रहा है, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये हर एक टर्न के अंदर आपको और छोटे छोटे सोलिनॉइड दिख रहे हैं जैसे मैंने बनाया था, तो सुपर सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड्स। और ये सारी की सारी जो टाइट पैकेजिंग है, कहाँ से, सोलिनॉइड से स्टार्ट होके टिल क्रोमेटिन तक। इसके लिए किसकी ज़रूरत थी हमें, NHCP, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये सोलिनॉइड बना, सुपर सोलिनॉइड बना, और ये कोयल होते 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 अल्टीमेटली क्या बन गया, दिस इज़ वन क्रोमेटिड, ये देखो दिस इज अनदर क्रोमेटिड। और ये पूरा क्या बन गया, क्रोमोसोम। देखो एक क्रोमेटिड कितना दिखाया है, 700 नैनोमीटर, और मैंने पूरा क्रोमोसोम बताया आपको, इसलिए 1400। तो एक क्रोमेटिड कितना हो गया, 700, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम की विड्थ कितनी हो जाएगी, 1400 नैनोमीटर। तो देखो डीएनए इतना बड़ा था, हमने इसको कंडेंस करा करा के, कॉइलिंग करा करा के, कॉइलिंग हाइपर कॉइलिंग करा करा के, उसको ट्विस्ट कर करके हम उसको क्रोमोसोम की शेप में ला दिया। अब वो कहाँ पे बैठा हुआ है, इनसाइड दी न्यूक्लियस। तो हो गया एकोमोडेट। तो एकोमोडेट करवाने के लिए छोटे स्पेस में हमें उसकी क्या करवानी पड़ी, पैकेजिंग। और पैकेजिंग में कौन हेल्प कर रहा था, न्यूक्लियोसोम यूनिट। कैसे बना था न्यूक्लियोसोम, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए को हमने लपेट दिया। डीएनए की हर एक टर्न के अंदर, हर एक न्यूक्लियोसोम में जो 1.75 टर्न जो डीएनए की लिपटी हैं, उसमें कितने बेस पेयर थे, 200 बेस पेयर। तो यहाँ से अब हमें एक काम करना है, आप लोग क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट दी नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम यूनिट्स इन ह्यूमन जीनोम। क्या फाइंड आउट करके आएंगे हम, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हमारे इन डिप्लॉयड ह्यूमन जीनोम। वो आप कैलकुलेट करके आओगे, नहीं हुए तो लास्ट कल का लेक्चर हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।